नेता आम आदमी पार्टी पश्चिमी चंपारण बिहार। साथियों, अभी मैं धनबाद के एक फार्म हाउस में हूँ, तो इनसे मुलाकात हुई है और ये धनबाद में एक उद्योगपति के रूप में यहाँ पर स्थापित है। इसके फार्म था जो कि पोल्ट्री फार्मिंग के नाम से जाना जाता था और इनका पोल्ट्री का कारोबार बहुत लंबा चौड़ा था। श्रीलंका से लेकर नेपाल तक, पाकिस्तान तक इनका, और बिहार, झारखंड, यूपी चारों तरफ इनका कार्य। और यहाँ पर ये एक फर्नीचर हाउस भी बनवा रहे हैं। गाय का पालन किए हैं। पूरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये से लाभ और गो पालन की विधियों के बारे में हम जानेंगे। और हमारे साथ धनंजय वर्मा भी हैं जो कि अपने क्षेत्र के ये भी महारथी हैं। और आइए हम सुनते हैं मल्लिक साहब से गाय। पहले हम अपना छोटा सा परिचय आपको दे दें। देवव्रत मल्लिक, अधिवक्ता से मल्लिका फार्म प्राइवेट लिमिटेड धनबाद के तत्वावधान में मैंने पोल्ट्री, गोटरी, फिशरी इत्यादि चीज़ों पर गहन अध्ययन किया और 40 साल से लगभग इस व्यवसाय को करीब से जाना। खास करके पोल्ट्री व्यवसाय को बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, मिजोरम होते हुए बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान सभी जगह व्यवसाय को बढ़ाया और किया। लेकिन कि ये हम लोग जो पोल्ट्री या पशुपालन भारत का जो अभी है, जैसे कि जाना जाता है भारत और यहाँ की 70% आबादी कृषि पर आधारित है। लेकिन हजारों वर्ष से हमारे देश को विदेशियों ने लूटा। पहले मुगल ने, फिर अंग्रेज ने। लोग इतना ही तक जानते। जो सबसे बड़ा नुकसान हम लोगों के देश का किया है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी कृषि पद्धति को बिल्कुल ही बर्बाद करके रख दिया। अंग्रेजों द्वारा दी गई जो लोगों को तत्काल बड़ी लुभावना लगता है, वो वास्तव में आज के समय में देश के हर घर में और कैंसर जैसी भारी बीमारियां उत्पन्न हो रही है। इसका मुख्य भारतीय कृषि में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां रसायन के उपयोग के साथ साथ में कीटनाशक का भी प्रयोग प्रचुर मात्रा में हो रहा है। पेड़ पौधे के जरिए उसके फल में, और फल के बाद फिर हमारे शरीर में आता है लेकिन माँ के दूध ही पीने से बच्चे अभी, क्योंकि माँ के दूध में भी वो विष आ चुका है, से ग्रसित हो रहे हैं। जिस गाय को माता का दर्जा दिया गया था, अभी भी हम लोग गौ माता कहते हैं। शरीर में देवता का वास होता है। उसके खुर से लेके शरीर के प्रत्येक अंग में अलग अलग देवता का वास होता है। इससे मुख्य धारणा यही थी कि गौ माता के दूध से, पेशाब से, उनके गोबर से हमें मिलता था, जो हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए संपूर्ण रूप से लाभदायक था। गौ कृपा कृषि होता था, जिसे गौ कृषि के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृतिक कृषि भी बोलते। अद्भुत था, जो वैदिक प्रथा के रूप से चलाया जाता था। अभी हमारे देश में फसल में जितना भी बीज है, सभी इंपोर्टेड बीज। एक तो बीज गलत, हाइब्रिड है, फिर उसको खेती करने का तरीका गलत है, फिर बढ़ने के बाद फल के समय में लगातार उस पर कीटनाशक का जहर का जो है प्रयोग किया। पूरे का पूरे फसल, यहाँ तक कि कहे जो सुबह के चाय से लेके और रात के सोने समय तक जो दूध का सभी बिल्कुल और बिल्कुल जहर है। और हम लोग उसको, चाहे जितना भी पैसा वाले लोग हैं, इस तरह की मजबूरी, चाहे छोटे लोग हों, बड़े लोग हों, देश के हमारे माननीय लोग हों, सभी को है। और आने वाले समय में इसके चलते प्राकृतिक असंतुलन और शारीरिक असंतुलन, शरीर का विकास, मानसिक विकास, सभी पर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ने वाला है, जिसकी कल्पना करना मुश्किल है।
पानी मिलता था, फिर नीचे भी पानी नहीं मिल रहा है। इस सब का मुख्य कारण यह विकृत कृषि प्रथा है। जो जीवाणु और केचुए हमारे जमीन के अंदर में खेत के लिए, पेड़ के लिए वातावरण बनाते थे, जो ह्यूमस बनाते थे, जो पेड़ का भोजन है, वो सभी रासायनिक प्रभाव से चीज कभी प्रयोग करके देखिएगा। हाथ पर केचुआ लेके थोड़ा सा यूरिया उसके मुंह पर डाल दीजिए, देखिए वो तरफ के तुरंत खून और वो टन का टन हमारे खेत में हर साल डाला जा रहा है। आप कल्पना कीजिए उस केचुए, हमारे खेत के सारे केचुए मर गए, और या जो बचे वो जमीन की इतनी गहराई में चले गए हैं जो अपना काम छोड़, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पूरे खेत में छेद करके, जिससे खेत में पूरे छेद होने के चलते पानी का प्रवेश होता है और उस छिद्र से पीठ पर ही पूरे पानी का जल जमाव होता है और ऑक्सीजन का भी वहाँ पर भरपूर के लिए, पौधे के लिए बहुत ही अच्छा संतुलित वातावरण बनता है और अच्छा फसल होता है। खेती के साथ साथ में अभी गौ और कृषि, हमारे मित्र, तो गौ और कृषि का अनुनाश्रय संबंध है, जिसको कि अभी लोग ट्रैक्टर, पहले हमारे यहाँ बैल से खेती होता था, अभी किसान को कहा जाता है किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। क्यों नहीं करे? आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना, खाद डालना ही पड़ेगा। खाद डालने के लिए पैसा चाहिए, बीज खरीदने के लिए हाइब्रिड पैसा चाहिए, फिर उसके रसायन के लिए, छिड़काव के लिए पैसा चाहिए, और फिर बाजार में जो तोड़ के फल ले जाएगा बिचौलिया के पास में पैसा चाहिए। तो किसान को सब चीज़ के लिए पैसे चाहिए, तो उसको फिर फसल का दाम कहाँ से मिलेगा? हमारी प्राकृतिक खेती, जिसको वैदिक खेती कहते हैं, उसमें गौ कृपा खेती होता था। एक गौ मात्र 2 एकड़ जमीन को उर्वरा शक्ति देने के लिए पर्याप्त है, काफी है। में इतना शक्ति है कि उसे गौ कृपा खाद बना के, प्राकृतिक बीज जो ओरिजिनल हम लोग के यहाँ पहले से मिलता था, जाना वही बीज लगाना है। खाद हम लोग जिसको कहते हैं, बाजार में देखते हैं, लोग पहचान नहीं पाते जो कौन गाय है कौन दूसरा जानवर है। जिसके पीठ पर कुल्ला है वही गाय है, वही हमारी देसी गाय है। बाकी जो विदेशी गाय है वो केवल गाय का शकल है, उसका गाय नहीं है, उसका भी दूध जहर है, उसका दही घी अब से जो कुछ भी है सब जहर है। डेयरी प्रोडक्ट जितना भी डेयरी में पाउडर से बनाया जाता है सभी जहर है, लोग अमृत समझ के पीते जा रहे हैं। गिर गाय जो हमारे कामधेनु गाय का, जिसका नाम सुने होइएगा, वास्तव में उसी का प्रारूप है जो हमारे यहाँ देसी गाय के रूप में पाया जाता है, जिसका नाम गिर गाय है। गिर गाय ही नहीं, ऐसे और भी बहुत सारी गायें हैं, और इस गिर गाय के पेशाब में, दूध में और गोबर में कहा जाता है सोना तक पाया जाता है। इसके अलावा और भी कई अधिक तरह के पदार्थ हैं, बहुत सारे बहुमूल्य खनिज पदार्थ हैं जो शरीर में अमृत समान है। इस गाय को देखने से, छूने से मात्र जो है कई बीमारी दूर हो जाता है। तो इसके दूध के, दही के, घी के सेवन से और इसके पेशाब को पीने से कितने तरह के बीमारी ख़त्म हो जाते हैं। कहा जाता है कि अगर इसका दूध केवल कोई सेवन करे या पेशाब सेवन करे या इसका घी सेवन करे तो जीवन में कभी कोई बीमारी ही नहीं आए। इसकी महिमा को अगर कहा जाए तो अनंत है, और इसको गौ माता नहीं, गौ माता से भी ऊपर का भगवान का दर्जा दे तो कोई अतिशक्ति नहीं होगी। धन्यवाद। धन्यवाद मलिक साहब, आपने किसानों को, किसान भाइयों को गोपालन और खेती के बारे में बताया और अपना सुझाव दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।